नमस्कार, आप सभी का ज्ञान सौर कोचिंग सेंटर के द्वारा संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द ज्ञान सौर एकेडमी पे स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री के अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया गया था। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटित होना। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो एक पदार्थ आपको दिया जाएगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ टूट करके जब दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाएगा तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसके लिए हमने उदाहरण भी पढ़ा था, उसका सांकेतिक स्वरूप भी पढ़ा था। इसके आगे हम लोग उसमें अभिक्रिया को अब आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे विषय वस्तु के अंतर्गत अभिक्रियाएं पढ़नी है। फिर से एक बार मैं बता दूं कि यह सारी अभिक्रियाएं जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने विषय वस्तु 10th क्लास के सिलेबस में, यह सारी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय, यानी कि एक ही तरफ से संपन्न होती है, दूसरे तरफ से संपन्न नहीं होती है। तो इसके पहले बता दें कि जो भी नए व्यूअर हैं, जो नए चैनल से जुड़ रहे हैं या नए वीडियो को देख रहे हैं, आप पूरे वीडियो को देखने के लिए अंत तक वीडियो को देखें, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम इस क्लास को समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। पूरे वीडियो देखने के पश्चात यदि आपको लगता है कि हम इससे लाभ ले पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों तक भी पहुंचाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभी विस्थापन अभिक्रिया। आगे यह हमारा अभिक्रिया का तीसरा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। लिखिए इसको, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। पिछले क्लास में एक हमने बनाया था वीडियो, जिसमें हमने बताया था क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। क्रियाशीलता श्रेणी कहने का तात्पर्य है, पहले इसको लिख लें। क्रियाशीलता श्रेणी कहने का तात्पर्य है कि क्रियाशीलता मतलब क्या, एक्टिविटी उसको कह सकते हैं। जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, समान उम्र के हैं, समान एज के हैं, समान उनका बॉडी लैंग्वेज है, समान सब कुछ, कदकाठी सब कुछ है, लेकिन उसी में क्या होता है कि कोई ज्यादा एक्टिव होता है और कोई कम एक्टिव होता है। तो एलिमेंट्स में, तत्व में भी वैसे ही होता है कि कुछ तत्व यौगिक जो होते हैं वह ज्यादा क्रियाशील होते हैं और कुछ कम क्रियाशील होते हैं। अब इसमें हमको उस क्रियाशीलता श्रेणी में बताया गया था कि ज्यादा क्रियाशील कौन होता है और अधिक क्रियाशील कौन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि कभी भी ज्यादा शक्तिशाली वाला अपने से कम शक्तिशाली पे अपना प्रभाव दिखाता है, दिखाना चाहता है ना। वह चाहे आप पढ़ रहे हैं तो क्लास के अंदर हो, क्लास के बाहर हो, आप कहीं सभा में जाते हैं वहां पर हो, कहीं आपका आयोजन फंक्शन हो रहा हो वहां पे हो रहा हो। जैसे मान लेते हैं कहीं फंक्शन हो रहा है, कोई विशेष व्यक्ति आया हुआ है, कोई कमजोर है तो ज्यादा बलशाली क्या करता है, उसको धक्का देकर पीछे कर देता है, पहले हम, है ना। क्लास में भी क्या है कि ज्यादा जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैंने उस कैटेगरी को कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे कहिए कि ज्यादा जो बलशाली है, जो समझता है कि हम क्लास में सबसे स्ट्रांग है, हमसे कोई नहीं बतिया सकता है, हमसे, मान जिसको हम कहते हैं कि हीरो नहीं कहते हैं, हीरो का दूसरा मतलब होता है। हीरो मतलब उसका, अभी भले ही हीरो का मतलब बदल गया हो, लेकिन उसको कहते हैं हम लोग लफुआ, है ना। जो समझता है अपने को हीरो, है ना, कि हम हीरो है क्लास के, और वो आकर के कहता है कि नहीं ये मेरा सीट है, इसमें मैं बैठता हूं, यह हुआ है ना। तो क्या करता है, उसे जो कमजोर होते हैं, उसे चाहे जो शरीफ होते हैं बच्चे, जो उसे लगना ही चाहते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं वास्तव में, है ना, वो आसानी से उसको, यह पूरे सिस्टम का, इस पूरे नेचर का रूल है कि ज्यादा शक्तिशाली अपने से कम शक्तिशाली वाले को हमेशा रिमूव करने का ही प्रयास करता है, हटाने का ही प्रयास करता है। और वही चीज यहाँ पर भी रसायन शास्त्र में संपन्न होता है, और उसके लिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हम नाम देते हैं उस अभिक्रिया को जो काम होता है। तो उस अभिक्रिया में होता क्या है, तो कैसे होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से अभिक्रिया करके उसे विस्थापित करके जब उसके स्थान पर खुद आकर के उससे संबंधित यौगिक का निर्माण कर लेता है,
जिसको सामान्य वे में, सामान्य प्रक्रिया में वो अभिक्रिया नहीं होता है, हड़पना कहते हैं। तो ज्यादा शक्तिशाली कमजोर वाले का क्या करता है, सामग्री, संसाधन, व्यवस्था क्या कर लेता है, अपने शक्ति के बल पर हड़प लेता है। तो वैसे ही वह हड़प करके और अपने अनुकूल एक नया यौगिक बना लेता है। तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे, लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील, अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, तत्व के यौगिक से क्रिया करके उसे विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? क्या होगा अभिक्रिया में? अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के साथ क्रिया करके क्या करेगा, उस कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से हटा देगा। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, कोई भी अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, यह सब कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लेंगे। यह अनुभव पर आधारित है, इसलिए अनुभव को जोड़ करके यहाँ पे जनरल जो परिवेश में घटना संपन्न होती है उसको हम इसके साथ जोड़ करके अभिक्रिया को बता रहे हैं कि आप आसानी से, आपको रटना नहीं पड़े, आप आसानी से इसको याद रख सके। ऐसा परिवेश में होता है कि नहीं होता है, पहले बताइए। होता है ना? तो होता है तो बस उसी बात को हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी में क्या कर लेना है, शामिल कर लेना है। तब यहाँ पे व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे, व्यक्ति के रूप में क्या आएगा, तत्व आएगा, और व्यक्ति के समूह के रूप में क्या आएगा, यौगिक आएगा, जो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से अभिक्रिया करके उस कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे मान लेते हैं कि लीडरशिप ही होता है, राजनीतिक दल ही बनता है, तो उसमें कोई लीडर है, बना हुआ है, पहले से वो उसने गठन कर दिया, और कोई उससे कहीं ज्यादा प्रभाव वाला कोई व्यक्ति आ जाता है, क्या करता है, सब गैंग का मीटिंग करके उसको हटा करके खुद अपना उसका लीडर बन जाता है। तो यह पूरे प्रकृति का पुरातन माने अतीत से ही ऐसा चला आ रहा है कि हमेशा जो ज्यादा शक्तिशाली है कमजोर को हटा करके और उसके जगह पर खुद का अधिकार, खुद का अस्तित्व बना लेता है और उसके अनुसार वह काम करता है। तो यह होता है। अब देखिए इसमें कैसे क्रिया होती है, अर्थात अब सांकेतिक रूप में भी समझेंगे इसको, है ना। अर्थात अब देखिए आप, हम जो परिभाषा में लिखे उसी का सांकेतिक स्वरूप लिखेंगे, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व मिलेगा किसके साथ, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के साथ, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक, है ना। और मिल करके बनाएगा क्या, तो अब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व के यौगिक, कम क्रियाशील को तो हटा देगा ना, तो अधिक क्रियाशील तत्व का क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। यानी कि जो मिलेगा वो अब क्या बनेगा, अधिक क्रियाशील तत्व का यौगिक प्लस और क्या बनेगा, कम क्रियाशील
कम क्रियाशील तत्व, ठीक है। यानी कि उस कम क्रियाशील तत्व को वह अलग कर देगा और खुद उसके जगह पर आ जाएगा, है ना। ऐसे एक्सपेरिमेंटली आप देख सकते हैं। आप अगर अपने स्कूल के कहीं पर भी जो लेबोरेटरी है उसमें आप जाइएगा तो आपको कुछ मिलेगा, जैसे हम बता रहे हैं कि क्या कीजिएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। समन्वय में जब हम कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं नीला थोथा, यह नीला रंग का होता है। आप जाइएगा लेबोरेटरी में तो जार में रखा होता है, सब पे स्टिकर लगा होता है कि कौन कौन सा विलयन है। उसमें से कॉपर सल्फेट का एक परखनली में या कोई पात्र में आप ले लीजिएगा कॉपर सल्फेट को, उसके विलयन को, और उसमें एक लोहे का कील डाल दीजिए, एक लोहे का कील डाल दीजिए। तो जनरली इसका रंग होता है नीला। क्या रंग होता है? नीला। और जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसमें आप देख लीजिएगा कि कॉपर से स्थान ऊपर होता है किसका? फेरस का। यानी कि कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है कौन? फेरस। अब फेरस क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। तो कॉपर को हटा देगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर के स्थान पर क्या आ जाएगा? फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। अब कैसे पता चलेगा? तो आप जानते हैं कि हम 2, 3, 4, 5 कारण बताए हैं जिससे आप बता सकते हैं कि उस क्रिया में जो होने वाली क्रिया है वो रासायनिक क्रिया है कि नहीं है। कौन कौन सा? जैसे अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, है ना, अवक्षेप का निर्माण, गैस का निष्कासन वगैरह वगैरह, यह सब हम बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका रंग पहले क्या था? नीला। जब लोहे का कील डालते हैं तो कुछ समय के पश्चात इसका रंग हो जाता है हरा। हरा रंग कैसे हो गया? क्यों हो गया? तो उसमें रासायनिक क्रिया हो रही है। उस स्थिति में होता क्या है? तो वह कॉपर विस्थापित होकर के अलग हो जाता है और उसके जगह पर क्या आ जाता है? फेरस हो जाता है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील को डाल देते हैं तो क्यों उसका रंग हरा हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? तो लोहे के द्वारा दिखाए जाने वाले विस्थापन अभिक्रिया के कारण उसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। यानी कि लोहे के कारण उसका रंग हरा हो जाता है। क्लियर है? एक और देखिए अभिक्रिया, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम कराते हैं HCl के साथ, HCl के साथ मिलाते हैं। तो अब बताइए, हाइड्रोजन से ऊपर होता है मैग्नीशियम, आप करके देख सकते हैं। लीकबा, सरकाना, मुगल में Mg, मुगल में अब आएगा तो मुगल MgAl, है ना, मुगल, मंजन MnZn, है ना। ऐसे हम एकदम सिस्टम बताए हैं तो उसको आप याद रख सकते हैं और मात्र आप उसको पढ़िएगा, खाली ट्रिक को ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। एक कविता की तरह, एक आप सेंटेंस की तरह, वाक्य की तरह, तो आप पूरा उस सिस्टम में शामिल तत्व को याद रख सकते हैं। सबसे पहले बोले जाने वाला समझ लीजिए कि अधिक क्रियाशील है, बाद में बोला जाने वाला क्या है? कम क्रियाशील। जैसे हम कहते हैं लीक, Li-K, तो पहले कौन आया? Li, और बाद में कौन आया? K। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हुआ? लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, है ना। तो वैसे बाद में आने वाला क्या होता है? कम होता है, और पहले आने वाला ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है। यानी कि जो हम सारणी बताए क्रियाशीलता श्रेणी, उसमें वह क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है, घटते हुए क्रम में उसको व्यवस्थित किया गया। अब देखिए, अब क्रिया करेगा तो क्या करेगा बताइए? हाइड्रोजन को अलग कर देगा और यहाँ क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा तो मैग्नीशियम पर कितना होता है? 4, 2 प्लस, क्लोरीन पर 1 माइनस। अब मैग्नीशियम क्लोरीन का 2 परमाणु दे देगा और क्लोरीन से 1 मैग्नीशियम मिलेगा। अब यहाँ पे MgCl2 और H2। और आप जानते हैं कोई भी समीकरण लिखते हैं तो हम किस रूप में लिखते हैं? संतुलित रूप में लिखते हैं। हम लोग प्रश्न पढ़े हुए हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों? यह जानते हैं कि क्यों आवश्यक, हम कभी भी बिना संतुलन का नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, कॉपर एक ठो, कॉपर एक ठो, SO4 एक ठो, SO4 एक ठो, फेरस एक ठो, फेरस एक ठो। पहला समीकरण संतुलित है। दूसरे को देखिए, मैग्नीशियम एक ठो, मैग्नीशियम एक ठो, हाइड्रोजन एक ठो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो है। बताइए, क्रॉस कर देंगे ना, इधर वाले परमाणु से इधर गुना कर देंगे और इधर वाले से इधर गुना कर देंगे। तो एक लिखे नहीं लिखे बात बराबर है। 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब बोलिए, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब क्लोरीन पहले कितना था? 1 था, 2 से गुना कर दिए तो क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। संतुलित है। तो इस तरह से आपका यह विस्थापन अभिक्रिया हुआ। इसमें बोलिए कोई दिक्कत किसी को भी? समझ में आया? फिर से समझ लीजिए,
विस्थापन अभिक्रिया क्या, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से क्रिया करके उसको जब विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग को जानना है क्या होता है, यानी कि यहां पर एक तत्व के द्वारा एक परमाणु के द्वारा विस्थापन हो रहा था। अब विस्थापन की जो क्रिया होगी यहां पर दो बार होगी, दो तत्वों के द्वारा होगी। इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसको पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान दीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको जानना है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं विस्थापन अभिक्रिया, उसमें एक तत्व जो अधिक क्रियाशील था अपने से कम क्रियाशील तत्व से के यौगिक से अभिक्रिया करके उसको विस्थापित कर रहा था, तो उसको हमने विस्थापन अभिक्रिया कहा था। यहां पर क्या होगा कि दो यौगिक, दो आयनिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करेंगे, और आपस में जब अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया में आप जानते हैं कि जब दो पार्ट, दो यौगिक जब मिलते हैं तो दोनों टूट जाते हैं, और टूटे के पश्चात पुनः व्यवस्थित होते हैं, और व्यवस्थित होकर के एक नए पार्ट का निर्माण करते हैं। यह क्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक वैसे ही यहाँ पर द्विविस्थापन में क्या होगा, तो सबसे पहले दो आयनिक कंपाउंड आपस में मिलेंगे और अपने आयनों के आदान प्रदान से, यानी कि दोनों पहले धन आयन ऋण आयन में टूट जाएंगे। अब पहले यौगिक का धन आयन दूसरे के ऋण आयन से मिल जाएगा, यानी कि एक दूसरे के आयन को वह विस्थापित करके एक दूसरे के विपरीत आयन से वह मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी समझिए थोड़ा पहले यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं तो एल्यूमिनियम पर कितना प्लस होता है, 3 प्लस। सल्फेट पर क्या होता है, 2 माइनस। तो सल्फेट पर का 2 माइनस एल्यूमिनियम के परमाणु के लिए होगा, तो एल्यूमिनियम का कितना परमाणु, 2। और एल्यूमिनियम पर होता है 3 प्लस, तो यह किसका परमाणु बताएगा, सल्फेट का, यानी कि SO4 कितना, 3। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। हम मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट की अभिक्रिया कराई जाती है बेरियम क्लोराइड से। बेरियम पर क्या होता है, 2 प्लस, और क्लोरीन पर क्या होता है, 1 माइनस। तो क्लोरीन पर का 1 माइनस बेरियम का परमाणु है, यानी कि बेरियम कितना होगा, 1। और बेरियम पर 2 को प्लस होता है तो क्लोरीन का होगा 2। ये बेरियम क्लोराइड हो गया। अब देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या, यह पहले अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट है तो Al ट्रिपल प्लस, और सल्फेट यानी कि SO4 डबल माइनस। फिर यह टूट जाएंगे Ba डबल प्लस और Cl माइनस। अब क्या होगा कि यह प्लस वाला इसके माइनस से मिल जाएगा और यह प्लस वाला इसके माइनस से मिल जाएगा, और एक नए यौगिक का निर्माण कर लेता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट का विस्थापन एक साथ हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे बोलिए, अब एल्यूमिनियम मिलेगा क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्लोरीन पर 1 माइनस, तो एल्यूमिनियम का 1 और क्लोरीन का 3। और फिर बेरियम मिलेगा सल्फेट के साथ, बेरियम पर 2 प्लस, सल्फेट पर 2 माइनस, तो यह सीधे हो जाएगा BaSO। बात समझ आ रहा है, यानी कि दो आयनिक यौगिक परस्पर अभिक्रिया करके जब अपने आयनों के आदान प्रदान के द्वारा अपने से भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक पार्ट का विस्थापन हो रहा है। इसके पहले वाले में सिर्फ एक तत्व का विस्थापन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वैसा बात नहीं है। क्लियर है, लिखेंगे पहले इसको लिखिए, डैश देकर लिखिए, लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक
परस्पर अपने आयनों के आदान प्रदान के द्वारा 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 अपने से भिन्न गुण वाले 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 नए यौगिक का निर्माण करते हैं नए यौगिक का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं तो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। देखिए सामान्यतः किसी भी जब टर्म का हम परिभाषा लिखते हैं तो ज्यादातर उसके नाम में ही उसका परिभाषा छुपा होता है। द्वि मतलब कितना होता है? दो। और विस्थापन मतलब क्या होना? जगह बदल जाना, स्थान परिवर्तित हो जाना। यानी कि दो यौगिक मिलेंगे परस्पर और मिलने के पश्चात क्या करेंगे? अपने आयनों का आदान प्रदान करें, अपने आयनों का स्थान बदल देंगे और आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप अपने से पहले जो यौगिक है उनसे भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करते हैं और उसी क्रिया को क्या कहेंगे? हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए, अर्थात हम कैसे इसको समझेंगे? जैसे हम कहें कि AB अभिक्रिया करता है किससे? CD से। किससे अभिक्रिया करता है? तो आप तो जानते हैं कि आयनिक यौगिक जब बनता है तो उसमें एगो प्लस वाला पार्ट होता है और एगो माइनस वाला पार्ट होता है। प्लस वाला पार्ट पहले लिखा जाता है और माइनस वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है। देने वाला बड़ा होगा कि लेने वाला बड़ा होगा? देने वाला बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है वो क्या होता है? आगे होता है। आगे होता है ना। तो उसी तरह से यहां पर हमेशा देने वाला यानी कि प्लस वाले को आगे रखा जाता है और लेने वाले यानी कि माइनस वाले को पीछे रखा जाता है। दुनिया के किसी भी रासायनिक यौगिक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि निगेटिव पार्ट को पहले लिखा जाए। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट लिखते हैं, सल्फेट हाइड्रोजन, हम इसको नहीं लिख सकते हैं, है ना। पहले देने वाला आगे आएगा तब ना लेने वाला हाथ फैलाएगा। अब कुछ मिल नहीं रहा है फिर भी आप हाथ बढ़ाए हुए हैं, तब तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यह सिंबॉलिक फॉर्म लिखे हैं समझने के लिए। बात समझ रहे हैं ना। तो दो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो पहले आया हुआ क्या है? प्लस है। जो बाद में आया हुआ क्या है? माइनस है। यानी बोलिए इसमें ए क्या है? प्लस। बी क्या है? माइनस। फिर यहाँ पर सी क्या है? प्लस। और डी क्या है? ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आयनों के आदान प्रदान के द्वारा इसका प्लस, कभी भी प्लस वाला किसके साथ मिलेगा? माइनस वाले के साथ। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और यह प्लस माइनस के साथ। तो बोलिए क्या बन जाएगा? ए डी आप प्लस क्या बीसी लिखेंगे, सी भी लिखेंगे। अभी बताया ना कि प्लस वाले को पहले लिखा जाता है ना। देखिए कुछ यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर भी लगाते हैं, सब कुछ साइंस भी डेवलप हुआ है। तो हमारे दैनिक क्रियाकलाप के द्वारा बना हुआ है, हमारे सिस्टम से बना हुआ है। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे जो भी ये बना हुआ है, जैसे यह हमने बना दिया। अब जैसे में यह हम लिख सकते हैं यहां पर। अब यहां पर एक दो और उदाहरण हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखिए यहां पर यह समझ में आया कि एक निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट से मिलेगा, फिर इसका पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट से मिलकर के बनाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो यह सिंबॉलिक फॉर्म लिखे हुए हैं। अब देखिए एक दो और उदाहरण हम देखते हैं कि कैसे यह होता है ना। जैसे हम लिखे एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम
क्लोराइड, इसको हमने बताया कि यह Al ट्रिपल प्लस होता है, सल्फेट डबल माइनस होता है, Ba डबल प्लस होता है और Cl। अब यह AlCl के साथ मिलेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनेगा। फिर इसका बेरियम इसके सल्फेट के साथ मिलेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा। और देखिए जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमने लिखा पोटेशियम सल्फेट, है ना, और एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना। अब यह जब अभिक्रिया करेगा तो द्वितीय विस्थापन में क्या होगा बताइए। यहां पर पोटेशियम का क्या होता है K प्लस, सल्फेट का क्या होता है SO4 डबल माइनस, फिर एल्युमिनियम का क्या होगा Al3 प्लस और क्लोरीन का क्या होगा Cl माइनस। अब बोलिए यह K प्लस Cl माइनस के साथ मिलेगा तो K पर भी एगो प्लस Cl पर भी एगो माइनस, क्या बनेगा KCl, है ना। और यह एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का एगो 2 गो और सल्फेट का एगो 3, सल्फेट का एगो। और किसी भी पार्ट को जब क्रिया को लिखते हैं तो संतुलित करके लिखते हैं, तो संतुलित भी कर लीजिए थोड़ा। यहाँ पे एल्युमिनियम 2 ठो, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 1 ठो, तो क्या करेंगे बोलिए 2 से गुना करेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अब उसके बाद जैसे सल्फेट यहाँ पर कितना है 3 ठो, सल्फेट यहाँ पर कितना है 1 ठो, क्या करेंगे बोलिए 3 यहाँ पर लिख लेंगे। सल्फेट बोलिए कितना हो गया 3 ठो हो गया। अब बोलिए बेरियम कितना हो गया 3 ठो हो गया है। अब बेरियम यहाँ पे कितना है 1 ठो, क्या करेंगे बोलिए 3 से गुना कर देंगे। अब बोलिए क्लोरीन का हो गया 6 गो, यहाँ पे क्लोरीन का है 6 गो, संतुलित हो गया है प्रत्येक पार्ट। अब इसको संतुलित कीजिए, पोटेशियम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, क्या करेंगे 2 से गुना करके हो गया। कभी भी जो नंबर लिखते हैं वह नंबर कहाँ लिखते हैं अणु के आगे, 2 हो गया। अब देखिए सल्फेट कितना है बोलिए SO4 1 ठो, यहाँ पे SO4 कितना है SO4 देखिए यहाँ पे कितना है 3 ठो, तो SO4 3 ठो है और यहाँ पर SO4 कितना है 1 ठो, क्या करेंगे बोलिए 3 से गुना कर। अब देखिए पोटेशियम गड़बड़ हो गया, तब पोटेशियम का हो गया 6 गो, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 2 ठो, तो 3 से फिर गुना होगा ना, तो 3 गुना 6 आ जाएगा। अब देखिए अब क्लोरीन का हो गया, एक था 6 से गुना किए 6 गो, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 ठो, कितना से गुना करेंगे 2 से, या 2 से गुना करें, 2 से ही गुना करें, कैसे पता चला, तो 3 से 6 में भाग देंगे, है ना। अब देखिए एल्युमिनियम का हो गया 2 गो, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 ठो हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझाएं, है ना। चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण दे, करना क्या है अपने मन से 2 को कोई भी आयनिक यौगिक लेना है, ले सकते हैं ना, आयन याद रहना चाहिए, आप ले सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, पहले के प्लस वाले को बाद के माइनस वाले से, और फिर प्लस को माइनस वाले से मिला करके एक नया यौगिक बना देंगे, वही आपका उदाहरण हो जाएगा। बोले इसमें कोई दिक्कत, 2 यौगिक परस्पर अपने आयनों के आदान प्रदान के द्वारा अपने से भिन्न गुण वाले नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, तो इसको लिखिए। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक की बात की जा रही है। तो जैसा कि आपको बताया है कि कोई भी जब हम टर्म की खोज करते हैं, उसका डिफिनेशन देने चलते हैं, तो ज्यादातर डिफिनेशन में, ज्यादातर टर्म में उसका डिफिनेशन छिपा होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब यह हो गया कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है, तो उसको कहते हैं ऊष्मा अवक्षेपी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा अवक्षेप के रूप में निकलती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप के रूप में, जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप के रूप में ऊष्मा का, अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप के रूप में ऊष्मा का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है। निष्कासन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसका पता कैसे चलेगा? सो देखिए, अर्थात अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात आपको प्रतिफल देगा और प्रतिफल के साथ यदि आपको ऊष्मा प्राप्त हो, प्रतिफल में ही क्या हो? ऊष्मा प्राप्त हो, यानी कि जो ऊष्मा अभिक्रिया के पश्चात निकल रहा है, यानी कि ऊष्मा आपको मिलेगा कहां? तो प्रतिफल में मिलेगा, उत्पाद के रूप में मिलेगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा हमें उत्पाद के रूप में मिलती है, ऊष्मा हमें प्रतिफल के रूप में प्राप्त होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह हो गया आपका। जैसे अब इसको हम दिखा सकते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसे कली चूना CaO, इस पर जल को प्रवाहित करेंगे, यानी कि जल को गिराएंगे, H2O को गिराएंगे, तो उसके पश्चात क्या बनेगा? CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊष्मा। यह प्रयोग करके भी आप देख सकते हैं, इसीलिए उस उदाहरण को लिखे हैं। प्रयोग कीजिएगा, कली चूना ले लीजिएगा, कली चूना पर जब जल को डालिएगा तो देखिएगा उसमें से बुलबुला भी निकलता है, और हाथ लगाइएगा तो वह गर्म महसूस होगा। वह गर्मी कहां से आई? जब जल के साथ वह कली चूना अभिक्रिया किया, तब वह अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा को निकाला है, ऊष्मा को दिया है। तो यहां पर इस बात को हम लिख सकते हैं। इसको लिखिए, अर्थात में लिखिएगा अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात बनेगा प्रतिफल और ऊष्मा, जैसे मैं इसको लिखूं। हो गया? अगला लिखेंगे अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी या ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। अब आप अपने कंसेप्ट से इसको बता सकते हैं, क्या कहिएगा बताइए? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, या ऊष्मा के अवशोषण के फलस्वरूप जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं, है ना। यानी कि जैसे इसमें ऊष्माक्षेपी में प्रतिफल के साथ ऊष्मा आया है, तो इसमें क्या आएगा? अभिकारक के साथ आएगा। बस समझ रहा है ना। देखिए, जब आप टर्म को समझ जाइएगा तो अभिक्रिया को याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही नाम आएगा आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिएगा कि अभिक्रिया क्या होगी। इसको क्या कहेंगे बताइए? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें वह अभिक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में ऊष्मा के कारण ऊष्मा के अवशोषण के फलस्वरूप संपन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, या ऊष्मा का अवशोषण होता है, या जो अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित कर, या जो अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित कर संपन्न होती है, ऊष्मा को अवशोषित कर संपन्न होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, अर्थात अभिकारक या प्रतिकारक के साथ अब ऊष्मा मिलेगा, प्रतिकारक प्लस ऊष्मा, और मिलकर के क्या बनाएगा, प्रतिफल, है ना। यानी कि अब यहाँ पे ऊष्मा की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसी को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी कहेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, यानी कि ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, अधिक गर्म करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, CaO और प्लस CO प्राप्त होगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा संतुलित है कि नहीं संतुलित होगा तो संतुलित आप लोग कर लीजिएगा निश्चित रूप से, बिना संतुलित किए हुए नहीं लिखिएगा। बात समझ में आई? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत भी है किसी को भी? चलिए इसको नोट कीजिए। पुनः अब अगले क्लास में इसके आगे की अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़े आज के क्लास में 4 अभिक्रिया हम लोग जाने, फिर अगले क्लास में और अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।